नमस्कार, मैं आर.के. सक्सेना, एक्सीलेंस मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा मध्य प्रदेश। और अब तो लगभग निश्चित हो चुका है कि एडीपीओ का एग्जाम 18 दिसंबर 2022 को होगा ही। बहुत कम दिन बचे हैं, आज 15 तारीख है। तो इसी परिप्रेक्ष्य में जो बच्चों की हम तैयारी करवा रहे हैं, तो क्लास का वीडियो है आपका ये। और हमने जल्दी में जो है वो हम जो एक्ट हैं आपके, क्योंकि भारी कोर्स है, उसको हम खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं। तो हमने ये अनुसूचित जाति और जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 कल से इसकी क्लास शुरू की थी। कल हमने इसकी धारा आपकी कहाँ तक, धारा 7 तक बताई थी आपको, है ना, उस विषय से बातें बताई थी। और अब हम जो है वो इसको देखिए, लिखा हुआ है, कहीं छोटा लिखा हुआ है, तो इसको मैं चाहता हूँ कि इसी क्लास में पूरा करूँ। तो इसी उद्देश्य से तो आपको ये ना दिखे, लेकिन आप अगर एक बार गौर से सुनेंगे, फिर सुनिए इस वीडियो को, तो आपको सब बातें समझ में आएंगी। तो ये पार्ट 2 है हमारा हरिजन एक्ट का। पहले हम चलते हैं, तो हम पहले लेते हैं धारा 8। धारा 8 में अपराधों के बारे में उपधारणा। तो कुछ ऐसे अपराध हैं, कुछ उपधारणा संबंधी प्रावधान है। तो ये उपधारणा कब की जाएगी, तो इस तरह इसमें जो है 2 तरह की उपधारणा बताई गई है। एक तो जहाँ किसी व्यक्ति ने, है ना, जहाँ किसी व्यक्ति ने अभियुक्त को, जो इस अधिनियम के अधीन अभियुक्त है, उसने कोई अपराध किया है, यदि उसको वित्तीय सहायता देता है, तो उसके बारे में क्या अवधारणा की जाएगी कि उसने जो है वो इस तरह के अपराध का क्या किया, दुष्प्रेरण किया। इस तरह के अपराध का क्या किया, उसने दुष्प्रेरण किया। इसी तरह से एक अवधारणा और है, जबकि इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध जो है वो 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों द्वारा, तो कह सकते हैं हम समूह द्वारा किया जाता है। तो ये अवधारणा की जाएगी कि उनके बीच में समान आशय, धारा 34 आईपीसी, या समान उद्देश्य, धारा 149 आईपीसी जो है वो रही होगी, है ना। माने इस तरह का उनके बीच समान आशय या समान उद्देश्य रहा होगा। यदि समूह द्वारा इस तरह का अपराध किया जाता है, तो इस तरह की उपधारणा की जाएगी। और ये उपधारणा जो है खंडनीय उपधारणा है, मतलब कि इसमें जो जिसके पक्ष में उपधारणा की जा रही है, तो वो इसका जो है वो खंडन कर सकता है। चलिए अगला देखिए हम धारा 9। तो शक्तियों का प्रदान किया जाना। तो राज्य सरकार जो है वो किसी अधिकारी को किस माध्यम से, राजपत्र या गजट, है ना, राजपत्र क्या बोलते हैं, गजट। तो गजट में अधिसूचना जारी करके जो है वो इस अधिनियम के संबंध में जो है वो शक्तियां प्रदान कर सकती है। किसको प्रदान कर सकती है, किसी अधिकारी का नाम नहीं लिखा है यहाँ पे, किसी अधिकारी को जो है वो गजट के माध्यम से कौन प्रदान कर सकता है, राज्य सरकार। तो ये ध्यान रखिएगा। अगली हम बात कर रहे हैं अध्याय 3 की। तो अध्याय 3 जो है निष्कासन से संबंधित है, और इसमें 2 बड़ी ही महत्वपूर्ण धाराएं हैं, धारा 10 और धारा 11। तो अब हम चलते हैं धारा 10। तो धारा 10 जो है वो निष्कासन से संबंधित है कि अपराध किए जाने की संभावना है। यदि किसी व्यक्ति से ये संभावना है कि वो इस एक्ट के अधीन अपराध करेगा, तो उसका जो है वो उस क्षेत्र से निष्कासन किया जा सकता है। किस धारा में, धारा 10 में। तो धारा ये इंपॉर्टेंट है, धारा 10 में निष्कासन है। और निष्कासन कौन कर सकता है, तो हम बताने जा रहे हैं। तो विशेष न्यायालय, है ना, विशेष न्यायालय परिवार पर या पुलिस रिपोर्ट पर, है ना, अगर उसका समाधान हो जाता है, कोई ऐसा संदेहास्पद व्यक्ति है इसके द्वारा अपराध किया जाता है, तो वो ऐसे अनुसूचित जाति जनजाति क्षेत्र से ऐसे व्यक्ति को जो है वो निष्कासित कर सकता है। और यहाँ पे एक चीज क्वेश्चन बनता है आपका कि ऐसा निष्कासन अधिकतम कितनी अवधि के लिए हो सकता है, तो 2 वर्ष के लिए, है ना। ऐसा निष्कासन जो है वो अधिकतम कितनी अवधि के लिए किया सकता है, तो 2 वर्ष, या न्यायालय 2 वर्ष से कम कर सकता है, लेकिन 2 वर्ष से अधिक न्यायालय निष्कासन नहीं कर सकता है एक बार में। चलिए हम चलते हैं, आगे चलते हैं। तो अब हम लेते हैं कि यहाँ पे जिसको निष्कासित किया है, वो यदि निष्कासन के आदेश की तारीख से 30 दिन के अंदर, है ना, अगर आपत्ति करता है विशेष न्यायालय में, तो विशेष न्यायालय क्या कर सकता है, ऐसे निष्कासन आदेश को जो है वापस ले सकता है, उन्हें संप्रत कर सकता है, या उसको जो है वो इसमें परिवर्तन अर्थात रूपांतरित कर सकता है। तो ये 30 दिन वाली बात याद रखिएगा। 30 दिन के अंदर अगर आपत्ति की गई है, तो सेशन न्यायालय, विशेष न्यायालय को ये पावर है कि वो जो निष्कासन का आदेश दिया है उसको वापस ले ले, या उसकी शर्तों वगैरह में या उसमें कोई जो है वो आवश्यकता अनुसार जो है वो परिवर्तन कर दे। चलिए अगला हम देखते हैं, अगली है धारा 11। तो क्षेत्र से हटने में असफल रहने या पुनः प्रवेश करने करता है तत्प्रक्रिया। मतलब ऐसे व्यक्ति, इसको धारा 10 के अधीन निष्कासित किया गया है, यदि वो उसको हटने का आदेश दिया गया है और वो नहीं हटता है, या ऐसा व्यक्ति जो पहले हट गया लेकिन पुनः जो है वो बिना अनुज्ञा पत्र के वापस आ जाता है, तो ऐसे मामलों में क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी। तो विशेष न्यायालय क्या कर सकता है, उसको गिरफ्तार करवा करके, है ना, उसको
शुद्धता करवा करके और उस स्थान से उसको जो है वो हटवा सकता है। इसी प्रकार से कभी कभी ऐसी स्थिति बनती है कि जिस व्यक्ति को निष्कासित किया गया है वो अपने क्षेत्र में कुछ समय के लिए आना चाहता है, जैसे कि मान लीजिए उसके यहाँ किसी का निधन हो गया, किसी की मृत्यु हो गई, तो ऐसी स्थिति में वो जो है वो आवेदन करेगा। कहाँ आवेदन करेगा? विशेष न्यायालय में आवेदन करेगा कि हमको एक निश्चित अवधि के लिए जो है वो अपने क्षेत्र में लौटने की, जहाँ से उसको निष्कासित किया गया है वहां वापस आने की अनुमति दी जाए। तो इस तरह की अनुमति जो है वो दे सकता है कौन? इस तरह की अस्थायी अनुमति कौन दे सकता है? विशेष न्यायालय दे सकता है। और ऐसी अनुज्ञा को जो है वो वापस भी ले सकता है। मतलब ऐसी अनुज्ञा को बीच में ही अगर लगता है विशेष न्यायालय को कि अनुज्ञा तो ली गई लेकिन उसका दुरुपयोग हो रहा है, तो ऐसी अनुज्ञा को जो है न्यायालय, विशेष न्यायालय जो है वो वापस ले सकता है। चलिए हम चलते हैं, अगली आपकी धारा 12 है, इंपॉर्टेंट है। तो निष्कासित व्यक्ति का माप, फोटो आदि लेना। तो जिस व्यक्ति को धारा 10 के अधीन निष्कासित का आदेश दिया गया है तो उस व्यक्ति की पहचान के लिए, है ना, उसके फोटो ले सकते हैं, नाप ले सकते हैं, ऊंचाई कितनी है और उसकी शरीर की बनावट कैसी है, कोई स्थायी निशान है, तो इस तरह की बातें उससे जो है वो ली जा सकती हैं। तो यहाँ पर कहा गया है वो लेने देगा, है ना, इस तरह की बात जिसको निष्कासित का आदेश दिया गया है वो व्यक्ति से अगर फोटो वगैरह मांगी जाती है तो उसको देगा। शरीर माप लिया जाता है तो वो उसको कोई आपत्ति नहीं करेगा, लेने देगा। लेकिन यदि वो विरोध करता है तो फिर क्या होगा? तो आवश्यक बल का प्रयोग कर सकता है, माने उससे जबरदस्ती जो है वो उसकी फोटो लेना, शरीर का माप लेना, ये सब जो है वो लिया जा सकता है। फिर एक चीज और लिखी, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है आपका कि यदि वो ऐसा व्यक्ति फोटो आदि देने में जो है वो मना करता है, इनकार करता है, विरोध करता है, तो वो कौन सा अपराध करता है? वो आईपीसी के अधीन जो है वो आईपीसी की धारा 186 के अधीन अपराध करता है। तो यहाँ पे याद रखिएगा 186 आईपीसी के अधीन अपराध माना जाएगा यदि फोटो वगैरह लेना का आप जो है वो विरोध कर रहे हैं ना। फिर आगे चलते हैं हम। तो निष्कासन समाप्त होने पर जो ऐसी फोटो वगैरह ली गई है उसको क्या किया जाएगा? या तो उस व्यक्ति को जो है वो वापस कर दी जाएगी, यदि वो वापस नहीं ले रहा है या नहीं लेने आता है वापस, तो फिर क्या कहेंगे? उसको नष्ट कर दिया जाएगा, उसको स्थायी रूप से जो है वो नष्ट कर दिया जाएगा। फिर चलिए अभी हमारी धारा 13 है। तो धारा 10 के अधीन निष्कासन आदेश का उल्लंघन पर शास्ति, मतलब ऐसा व्यक्ति जिसको धारा 10 के अधीन निष्कासन का आदेश दिया गया है वो उसका उल्लंघन करता है तो ये एक अपराध है ना। और उसके लिए सजा क्या है? तो ध्यान रखिएगा, सजा पूछ सकता है ये 1 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना, 1 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना। चलिए हम अगले अध्याय की बात करते हैं, अध्याय 4। तो ये आपके विशेष न्यायालय से संबंधित है। तो इसमें 2 धाराएं हैं आपकी, धारा 14 और धारा 15। और चलिए चलते हैं धारा 14 में। तो 14 में विशेष न्यायालय के बारे में बताया गया है। तो विशेष न्यायालय कौन स्थापित करेगा? राज्य सरकार। तो राज्य सरकार जो है वो किसके परामर्श से? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। तो ये याद रखिएगा कि राज्य सरकार विशेष न्यायालय स्थापित करेगा और किसके परामर्श से? उच्च न्यायालय माने हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश के सहमति से, परामर्श नहीं, सहमति से, है ना, सहमति से। जिले में के एक सेशन न्यायालय को, तो जिले में बहुत सारे सेशन न्यायालय हो सकते हैं, उसमें से किसी एक सेशन न्यायालय को जो है वो विशेष न्यायालय घोषित कर सकेगा। और ये विशेष न्यायालय ही जो है वो इस अधिनियम के अधीन जो भी अपराध होते हैं उसका विचार कौन करता है? यही विशेष न्यायालय करता है। चलिए फिर आगे देखते हैं धारा 15। तो धारा 15 बात की गई विशेष लोक अभियोजक की, विशेष लोक अभियोजक की। तो राज्य सरकार प्रत्येक विशेष न्यायालय के लिए, है ना, राज्य सरकार प्रत्येक विशेष न्यायालय के लिए किसी अधिवक्ता को, है ना, किसी अधिवक्ता को, और जिसकी योग्यता क्या होनी चाहिए? तो कम से कम उसने 7 वर्ष तक जो है वो क्या किया हो? विधि व्यवसाय किया हो, 7 वर्ष तक कम से कम उसने जो है वकालत की हो। तो ऐसे अधिवक्ता को जो है वो क्या कर सकती है? विशेष न्यायालय में कार्यवाही के संचालन के लिए जो है क्या नियुक्त कर सकती है? विशेष लोक अभियोजक नियुक्त कर सकती है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि विशेष लोक अभियोजक किस धारा में है? धारा 15 में है। इसको नियुक्ति कौन करता है? राज्य सरकार करती है। प्रत्येक विशेष न्यायालय में एक लोक अभियोजक होगा और इस कौन व्यक्ति लोक अभियोजक हो सकता है? तो उसके लिए योग्यता क्या है कि कम से कम 7 वर्ष तक उसने जो है वो विधि व्यवसाय किया हो। अधिक कुछ भी हो सकता है लेकिन न्यूनतम कम से कम 7 वर्ष होना आवश्यक है। चलिए अगला हम देखते हैं। तो ये आपका अध्याय 4 का है जो बड़ा ही महत्वपूर्ण है, लेकिन इससे क्वेश्चन ज्यादा नहीं बन सकते हैं क्योंकि ये काफी बड़ा है। तो इसमें जो है वो ये जरूर पूछा जा सकता है कि क्योंकि नया ही जुड़ा हुआ है कि किस धारा में, है ना, किस धारा में जो है वो
पीड़ित एवं साक्षी के अधिकारों का उल्लेख किया गया है। माने जो पीड़ित में कौन हुए, जिसके खिलाफ अपराध किया गया है इस एक्ट के अंतर्गत, और जो एविडेंस देने आ रहे हैं वो सब साक्षी होंगे। तो पीड़ित और साक्षी व्यक्तियों के क्या अधिकार है, तो वो संशोधन द्वारा जो है वो धारा किसमें बताया गया है, धारा 15 का में बताया गया है। तो धारा 15 का इस पर्पेज में याद रखिएगा। चलिए हम चलते हैं अगला अध्याय, जो लास्ट अध्याय है अध्याय 5। तो ये प्रकीर्ण से संबंधित है। जैसे हमने बताया था कि प्रकीर्ण का मतलब होता है कि कोई एक विशेष धाराएं नहीं होती है, बल्कि अलग अलग स्वरूप की अलग अलग नेचर की जो है कई धाराएं जो है एक अध्याय में रख दी जाती है। तो उसी को हम अध्याय का नाम क्या कर देते हैं, प्रकीर्ण। क्या कर देते हैं, प्रकीर्ण। तो चलिए हम देखते हैं धारा 16। तो धारा 16 के संबंध में सामूहिक जुर्माना अधिरोपित करने की राज्य सरकार की शक्ति। तो राज्य सरकार जो है वो सामूहिक रूप से भी जुर्माना अधिरोपित कर सकती है। और ऐसा प्रावधान तो इसमें डिटेल नहीं दिया गया है। इस सामूहिक जुर्माना अधिरोपित करने की प्रक्रिया का उल्लेख जो है वो धारा 10 का में सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 में किया गया है। तो धारा 10 का सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 की धारा जो है वो धारा 16 के संबंध में जो है वो लागू होती है। और सामूहिक जुर्माना कौन अधिरोपित कर सकता है, तो कौन कर सकता है, राज्य सरकार कर सकती है। जहां तक सामूहिक जुर्माना अधिरोपित किया गया है तो उसका अंश करते हैं, है ना। जैसे मतलब 100 व्यक्ति पर किया गया है, 1 लाख का किया गया है, तो हर व्यक्ति का कितना अंश बनता है उसके अनुसार वो जुर्माने का जो है वो न्यायालय में जमा करेगा। चलिए अगला देखते हैं धारा 17। तो विधि और व्यवस्था तंत्र द्वारा निवारक कार्रवाई। विधि और व्यवस्था तंत्र द्वारा निवारक कार्रवाई, तो ये निवारक कार्रवाई कौन कौन कर सकता है, तो जिला मजिस्ट्रेट माने कलेक्टर, उपखंड मजिस्ट्रेट मतलब डिप्टी कलेक्टर, फिर कोई भी कार्यपालक मजिस्ट्रेट है, या डीवाईएसपी स्तर का पुलिस अधिकारी, या इससे उच्च स्तर का पुलिस अधिकारी, ये निवारक कार्रवाई कर सकते हैं। तो यदि इनको लगता है कि किसी क्षेत्र विशेष में ऐसे व्यक्ति बार बार आ जा रहे हैं जो कि इस अधिनियम के अधीन जो है वो किसी ST SC के खिलाफ जो है वो अपराध कर सकते हैं, तो वो ऐसे क्षेत्र को अत्याचारग्रस्त क्षेत्र घोषित कर सकता है और ऐसे व्यक्तियों से जो है वो सदाचार या शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए जो है प्रतिपूर्ति की मांग कर सकता है। तो इसमें वही प्रावधान लागू होंगे जो हमारे CRPC में है, धारा 107 से लेकर के और आगे तक है पूरे प्रावधान है, वही प्रावधान जो है यहाँ पे भी लागू होंगे। चलिए हम अगला करते हैं, धारा 18 की बात करते हैं। तो धारा 18 ये कहती है कि इस अधिनियम के अधीन किए गए अपराध के संबंध में जो है वो जो अग्रिम जमात के प्रावधान है CRPC की धारा 438 में, तो वो प्रावधान लागू नहीं होते हैं। यद्यपि इस संबंध में न्यायालयों के निर्णय भी रहे हैं तो थोड़ा सा विवाद है, लेकिन अधिनियम में जो स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है उसी को मान के हमको चलना है। तो धारा 438 CRPC जो आपकी एंटीसिपेटरी बेल या अग्रिम जमानत से संबंधित है, तो वो प्रावधान जो है वो इस अधिनियम के अधीन किए गए अपराध में लागू नहीं होते। माने कोई अपराधी अगर इस अधिनियम के अधीन अपराध किया है तो उसको एंटीसिपेटरी बेल नहीं मिल सकती है। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं, धारा 19 की बात करते हैं। तो धारा 360 CRPC जो परविच्छन संबंधित है, इसी प्रकार से परविच्छन संबंधित एक एक्ट भी है जो आपके सिलेबस में है, मैंने इसी क्लास में उसको पढ़ाया भी है। वो एक कौन सा आपका अपराधी परविच्छा अधिनियम 1958। तो ये दोनों मतलब धारा 360 CRPC और अपराधी परविच्छा अधिनियम 1958 ये दोनों इसमें इसके अधीन किए गए अपराध के संबंध में लागू नहीं होते हैं। चलिए हम अगला देखते हैं। तो जगह थोड़ा सा कम है, आपको दिख ना रहा हो, लेकिन आप ध्यान से सुनिए तो निसंदेह रूप से आपको समझ में आएगा। हम बात करते हैं धारा 10 की, धारा 20 की। तो अधिनियम का अन्य विधियों पर अध्यारोही होना, मतलब इसका मतलब है कि यदि इस अधिनियम के समानांतर कोई विधि है या कोई प्रथा है, कोई परंपरा है, तो उन प्रथा परंपरा या विधि पर जो है वो ये विधि जो है वो प्रभावी होगी, माने वो लागू ना होकर के आपकी ये ST SC जो हर्जन एक्ट है वो आपका जो है वो लागू होगा। चलिए अगली धारा देखते हैं हम, धारा 21। तो अधिनियम के क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने की सरकार का कर्तव्य। तो अधिनियम को भली बात क्रियान्वित किया जाए, इस चीज को सुनिश्चित करने का कर्तव्य जो है वो किसका है, राज्य सरकार का है। और उस पर जो है वो राज्य सरकारों के बीच में समन्वय बनाना और उनका समय समय पर निरीक्षण करना, ये कर्तव्य किसका है, आपका केंद्र सरकार का है। तो प्रारंभिक कर्तव्य राज्य सरकार का है, लेकिन राज्य सरकार ये कर्तव्य कर रही है कि नहीं कर रही है ढंग से, ये सुनिश्चित करने का काम किसका है, केंद्र सरकार का है। तो चलिए अगले हम देखते हैं धारा 22। तो ये लगभग हर अधिनियम में इस तरह की धारा होती है। तो यहाँ पे धारा 22 में ही धारा है कि सद्भावना पूर्वक कार्यवाही के लिए संरक्षण।
मतलब इस अधिनियम के अधीन यदि केंद्र सरकार ने, राज्य सरकार ने या किसी अधिकारी ने या किसी व्यक्ति ने जो है अच्छी नीयत से जो है वो काम किया है तो उनके खिलाफ कोई जो है वो कानूनी कार्रवाई के लिए उत्तरदायी नहीं होंगे। तो ये धारा पूछी जाती है मैं से किस धारा में तरह का प्रावधान है, तो धारा 22 में है। चलिए अपनी अगली लास्ट अंतिम धारा की बात करते हैं। तो धारा 23 इसमें जो है वो नियम बनाने की शक्ति को उल्लेख किया गया है। तो इससे क्वेश्चन आप ऐसा बन सकता है कि धारा 23 के अधीन नियम कौन बना सकता है, तो कौन बना सकता है, केंद्र सरकार बना सकता है। और इसको जो है वो संसद के समक्ष जो है वो 30 दिन के लिए रखे जाने का प्रावधान है। संसद सहमति से जो है इसमें आवश्यक परिवर्तन भी कर सकती है। तो मेरी ये एडीपीओ की क्लास है और 18 दिसंबर 2022 को, जैसा अब बिल्कुल लगभग स्थित लगभग बिल्कुल निश्चित हो चुका है कि पेपर होगा ही, तो आप इस क्लास को देखें। हमारे और भी वीडियो आपको जो छोटे छोटे एक्ट हैं उनके मैंने वीडियो बनाए हैं उनको भी देखें। निसंदेह रूप से मैंने बहुत ही सरल, सहज और हिंदी भाषा में इसको समझाने का प्रयास किया है और मुख्य मुख्य चीज़ें जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं मैंने बराबर जो है हिंट किया है। तो इसको आप देखें और इसका फायदा उठाएं। और अभी हाल में कुछ वैकेंसी आ रही हैं, जैसे कि आपका मध्य प्रदेश सिविल जज, ये वैकेंसी दिसंबर तक में, आपका दिसंबर के लास्ट तक में आ जाएगी। इसी प्रकार से छत्तीसगढ़ सिविल जज आई हुई है। इसी प्रकार से आपके उत्तर प्रदेश में जो म्युनिसिपल मजिस्ट्रेट है तो वो पद आए हुए हैं। तो इस प्रकार से लॉ करने वालों के लिए एक सुनहरा अवसर है। आप इन फार्मों को डालिए और जुट करके तैयारी करिए, सफलता आपको मिलेगी, जरूर मिलेगी। तो चलिए अगली क्लास तक मैं विदा लेता हूँ। आपके सक्सेना एक्सीलेंस मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा मध्य प्रदेश। नमस्कार, धन्यवाद।